मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे इस विषय पर बात करने जा रहा हूं कि किस तरीके से भारत धीरे धीरे जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज़ बनता जा रहा है, या इसे आप इस रूप में भी कह सकते हैं कि धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है जैसे कि भारत ही है जो ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर सकता है, और उसने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। मैंने इस विषय को क्यों लिया? खासकर मेरा ये जो टॉपिक है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी 5 जिन देशों की यात्रा पर गए थे उनके संदर्भ में है। देखिए, जो ग्लोबल साउथ शब्द है, नो डाउट कि ये बहुत पहले से चर्चित है, लेकिन इसे दुनिया के मैप पर लेकर के आने का श्रेय भारत को है। खासकर हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने देखी कि कितने ज़बरदस्त रूप से ग्लोबल साउथ की बात करनी शुरू कर दी। और खासकर जब G20 की बैठकें भारत में हो रही थी, जब भारत इसका अध्यक्ष था, तब हर मंच पर लगभग लगभग ग्लोबल साउथ की बात की जाती थी। ग्लोबल साउथ यानी कि दुनिया के वे देश मोटे तौर पर जो विकासशील हैं, या यूं कह लीजिए कि पिछड़े हुए राष्ट्र हैं। चूंकि ये विकासशील देश हैं, पिछड़े हुए हैं, इसीलिए इनकी कोई बहुत मजबूत आवाज़ नहीं है। हालांकि इनकी जो संख्या है यूएनओ में अगर आप देखेंगे तो 2/3 के आसपास है, 2/3, लेकिन इनकी आवाज़ नहीं है क्योंकि इनके पास संसाधन नहीं है, इनके पास स्किल नहीं है, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जब ये सब नहीं है तो स्वाभाविक तौर पर इन राष्ट्रों को धनी राष्ट्रों पर निर्भर होना पड़ता है, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जो दूसरे धनी राष्ट्र हैं। और जो दूसरे धनी राष्ट्र हैं, ये डेफिनेटली अपनी शर्तें इनके ऊपर थोपते हैं। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि ये कैसे शक्तिशाली बने, कौन देश इसका नेतृत्व करे। तो दोस्तों, ऐसा ज्ञात होता है कि भारत ने शायद मन ही मन अब इनका नेतृत्व करने की ठान ली है। जैसे अभी 5 देशों की यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री जी गए। देखिए, ये 5 देश कौन कौन से हैं? ये 5 देश हैं: घाना, नामीबिया, ट्रिनिडाड टोबैको, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। इसमें आपको 2 तरह के देश दिखाई देंगे। नंबर 1 अफ्रीका के देश, और नंबर 2 लैटिन अमेरिका के देश। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, सामान्य तौर पर जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसके देशों को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इनमें समानता क्या है? एक बहुत बड़ी समानता है, और इस समानता भारत के साथ भी मैच करती है। इनकी समानता ये है कि ये सभी देश, खासकर जो ग्लोबल साउथ के अंतर्गत आते हैं, एक समय में औपनिवेशिक ताकतों के शिकार रहे हैं। आपको मालूम है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड और आपके फ्रांस और जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, इन देशों ने कई देशों पर अधिकार किया, वहाँ राज्य किया और वहाँ के संसाधनों का शोषण किया। हमारे यहाँ इंग्लैंड ने किया। लगभग लगभग इसी तरह के शोषण के शिकार ये देश भी रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि औपनिवेशिक सत्ता के तौर पर, औपनिवेशिक शोषण के तौर पर ये देश कहीं न कहीं एक जैसे हैं, और इस शोषण ने इनकी आर्थिक स्थिति को भी काफ़ी कुछ लगभग लगभग एक जैसा बना दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। फिर अगर बहुत ही गहराई में जा कर के देखेंगे तो पाएंगे कि इनकी जो संस्कृति भी है, काफ़ी कुछ एक दूसरे से मैच करती है, काफ़ी कुछ एक दूसरे से मैच करती है। वहाँ भी हम समानता पर आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी मैंने ट्रिनिडाड टोबैको का नाम लिया। जो ट्रिनिडाड टोबैको है, यहाँ पर हमारे बहुत से भारतवंशी रहते हैं, मूल भारतवंशी। और भी दूसरे देश हैं, मॉरिशस है, नाम आपने सुना होगा, फिजी है। यहाँ लगभग लगभग 40% जो आबादी है वो भारतवंशी समुदाय की है। और इन भारतवंशी समुदाय के साथ भारत का कितना गहरा लगाव है, इसे बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। वे भी भारत से लगाव रखते हैं और भारत भी उनसे काफ़ी गहरा लगाव रखता है। इसीलिए देखिए, जब प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे तो ट्रिनिडाड टोबैको में उन्होंने साफ तौर पर कहा, डायस्पोरा फर्स्ट, इस नीति की उन्होंने घोषणा की। यानी कि हमारे वे भारतीय जो विदेशों में जा कर के रह रहे हैं, वे हमारे लिए सब प्रथम हैं। तो डेफिनेटली जब इस तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं तो इनका कुछ न कुछ मायने होता है, ये कहने के लिए नहीं कह दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर
हम प्री मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि भारत जो है धीरे धीरे जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज़ बनने की ओर बढ़ रहा है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की बात करता है, और वो सामान्य सुधार की बात नहीं करता, वो महत्वपूर्ण सुधारों की बात करता है। एक ऐसे सुधारों की बात करता है जिसमें गरीब देशों की आवाज़ सुनी जाए, जबकि इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई दूसरा देश नहीं है। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं कि भारत पहली बार इस तरीके का कदम उठा रहा है, बल्कि सच पूछे तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्थापनकर्ता के रूप में भारत शुरू से एक प्रकार से इन राष्ट्रों का नेतृत्व करता रहा है। और अब जबकि पूरी दुनिया में ट्रेड वार की स्थिति बनती चली जा रही है, आप देखिए कि अमेरिका धीरे धीरे अपने को विड्रॉ करता चला जा रहा है। टैरिफ का एक तरह से उसने युद्ध छेड़ दिया है। उसने साफ तौर पर कह दिया कि अमेरिका फर्स्ट। तो सीधी सी बात है कि अब उसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। चीन का दुनिया से लेना देना है। और मैं जिन देशों की अभी बात की, 5 देशों की, वहाँ चीन पहले ही अपनी घुसपैठ कर चुका है। और जो चीन की घुसपैठ होती है वो पूरी तरह से आर्थिक घुसपैठ होती है। चीन उन्हें आर्थिक मदद देता है, वहाँ डेवलपमेंट की बात करता है, और इसके बाद फिर वो अपने हित साधता है। तो एक बात जो भारत के बहुत पक्ष में है यहाँ, वो ये कि भारत के प्रति विश्वास का बहुत गहरा भाव सभी देशों में है। वे ये मान करके चलते हैं कि नहीं, भारत अगर सहयोग करेगा तो मित्रता वश करेगा, वह शोषण की दृष्टि से सहयोग नहीं करेगा। तो इस तरह से भारत की जो विश्वसनीयता है चीन की तुलना में बहुत ऊपर है। इससे भी एक बहुत बड़ी संभावना बनती है। दोस्तों, एक बात और है, मैंने अभी कहा चीन इन देशों में घुसपैठ कर चुका है। भारत और चीन के क्या संबंध है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि भारत चीन का मुकाबला करने के लिए अभी से अपने आप को मुस्तैदी से खड़ा कर ले। और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है इस दिशा में एक उठाया गया एक ज़बरदस्त कदम साबित हो सकती है। अभी जो प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा रही है इसमें एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए। पहली बात यह है कि देखिए, चलिए टैरिफ वार तो एक अलग मुद्दा है, चीन के साथ जो हमारे तनावपूर्ण संबंध है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो आपूर्ति श्रृंखला है जिस पर चीन का अभी दबदबा है उसको लेकर के भी पूरी दुनिया चिंतित है। और स्पेशली जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको लेकर के पूरी दुनिया बहुत परेशान है, क्योंकि उस पर ज़्यादातर जो नियंत्रण है वो चाइना का है। लेकिन हमें चाहिए, हमें लिथियम चाहिए, रेयर अर्थ चाहिए और तांबे जैसे महत्वपूर्ण खनिज चाहिए। चीन से हमारे संबंध बेहतर नहीं हो रहे हैं, हमें इनकी ज़रूरत है। तो फिर हम इनकी पूर्ति कैसे करेंगे? दोस्तों, अभी जिन देशों की हमारे प्रधानमंत्री जी ने यात्रा की है इस दृष्टि से कुछ देश बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे घाना, घाना में हीरा, मैग्नीज और लिथियम के ज़बरदस्त भंडार हैं। हीरा, मैग्नीज और लिथियम। जो नामीबिया है, नामीबिया में यूरेनियम, तांबा और सोना के भंडार हैं, और ये सब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज हैं। तो सीधी सी बात है कि यदि इन देशों के साथ हमारे संबंध और गहरे होते हैं तो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा, भू राजनीतिक दृष्टि से भी और इनफैक्ट व्यापारिक दृष्टि से भी। जिस तरह से ट्रेड वार चलती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, आप देखिए कि भारत को अपने लिए बहुत ज़रूरी है कि वो नए बाजार तलाश करे। तो वो बाजार कहाँ हो सकते हैं? तो डेफिनेटली जो लैटिन अमेरिकी देश हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो अफ्रीका के देश हैं,
वे हमारे लिए एक नए बाजार का बहुत बड़ा आधार बन सकते हैं। और इनका जो बाजार भी है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ आबादी काफ़ी है, खासकर अफ्रीका में तो आबादी बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ ये जो अफ्रीकी देश है, या यूँ कह लीजिए कि इसमें लैटिन अमेरिकी देश भी शामिल हैं, ये देश युवा हैं, संसाधन संपन्न भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका वे कैसे उपयोग करें इससे वे अनजान हैं। तो भारत इसमें उनकी मदद कर सकता है, और साथ ही साथ उनके साथ अपने व्यापार को बढ़ा करके अभी जो एक रिक्तता सी आती हुई दिखाई मालूम पड़ रही है, खासकर ट्रेड वार को लेकर के, उस रिक्तता की भी भरपाई कर सकता है। एक बहुत अच्छी बात है कि इस दृष्टि से भारत का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही विश्वसनीय रहा है, बहुत ही मजबूत रहा है। इसका फ़ायदा उठाते हुए निश्चित तौर पर भारत जो ग्लोबल साउथ है उनका नेतृत्व कर सकता है, उनकी आवाज़ बन सकता है। दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।